अस्सलाम वालेकुम। टी एस एलियट अंग्रेज़ी तनकीद का बड़ा अहम नाम है, जिसने सेक्रेड वुड, द यूज़ ऑफ पोइट्री एंड द यूज़ ऑफ क्रिटिसिज्म, नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर और एसेज ऑन पोइट्स एंड पोइट्री जैसी अहम किताबें अंग्रेज़ी तनकीद को दी। टी एस एलियट ने एक बड़ा अहम मजमून भी रकम किया, जिसकी वजह से उसकी शोहरत हुई, जो 1919 को ईगोस रिसाले में ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के नाम से इशाअत पजीर हुआ था। बाद अज़ां उसने ये मजमून अपनी किताब सेक्रेड वुड, जो 1920 में शाया हुई थी, उसमें भी शामिल किया। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी एस एलियट का वो मजमून है जिसने उसको तनकीद के इक़लीम में शोहरत पहुंचाई या शोहरत से हमकनार किया। टी एस एलियट का ये मजमून 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले उस हिस्से में उसने तसव्वुर रवायत को वाज़े करने की कोशिश की है, और दूसरे हिस्से में शायरी का गैर शख्सी नज़रिया के ऊपर गुफ्तगू की है, और आखिर में इस मजमून में उसने नतीजा अख़ज़ करने की बात की है। इससे पहले हम एक वीडियो में टी एस एलियट के तसव्वुर रवायत पर बात कर चुके हैं। आज हम उसके शायरी के गैर शख्सी नज़रिए पर गुफ्तगू करेंगे। W के विमसाट और क्लिंट ब्रुक्स बड़े अहम नक़ाद हैं। उन्होंने टी एस एलियट के इस नज़रिए पर कहा है कि टी ई ह्यूम और एज़रा पाउंड और इसके अलावा मैथ्यू आर्लेट का जो डिसइंटरेस्टेडनेस का नज़रिया है, या जिसे बेतासुबी का नज़रिया भी कहा जाता है, कि असरात वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। इससे पहले रोमानवी तहरीक में शायर की शख्सियत को बुनियादी हैसियत हासिल थी, और टी एस एलियट का ये तसव्वुर उसका रद्द अमल दिखाई देता है। टी एस एलियट की शायरी के गैर शख्सी नज़रिए पर जब हम गुफ्तगू करते हैं, जो इस मजमून के दूसरे हिस्से में बयान की गई है, सो टी एस एलियट ये कहता है कि शायर को तारीख़ी शऊर हासिल करते रहना चाहिए, और उसे अपनी ज़ात का हिस्सा बनाना चाहिए, और अपनी शख्सियत को मुसलसल एक बरतर शय के हवाले करते रहना चाहिए जो कदर व कीमत में उससे बेहतर है। इसी वजह से एक बड़ा शायर या एक बड़ा तख्लीक़कार जो है, वो अपनी शख्सियत की नफ़ी करके, अपनी शख्सियत को मादूम करके जब शायरी तख्लीक़ करता है, तो एक बड़ा फ़नकार बन जाता है। शायरी का यहीं से गैर शख्सी नज़रिया जो टी एस एलियट का है, वो उभर कर सामने आता है। मजमून में वो पहले एक शायर का माजी के साथ क्या रिश्ता है, उस पर बहस कर चुका है। एक नज़्म का दूसरे शायर की नज़्म के साथ क्या रिश्ता होता है, इस पर भी इस मजमून में, इसके पहले हिस्से में उसने गुफ्तगू की है। अब इस हिस्से में वो एक नज़्म का अपने तख्लीक़कार के साथ क्या रिश्ता बनता है, इस पर वो गुफ्तगू कर रहा है। टी एस एलियट के नज़दीक एक बड़ा शायर या एक पुख्ता कार शायर की जो शख्सियत है, वो दूसरे गैर पुख्ता शायर से उसकी शख्सियत की अहमियत की वजह से मुख्तलिफ नहीं होती, या उसकी शख्सियत दिलचस्प होती है तो वो इसलिए दूसरों से मुख्तलिफ होता है, ऐसा भी नहीं है। टी एस एलियट ये कहता है कि पुख्ता कार शायर की शख्सियत दूसरों से इसलिए भी मुख्तलिफ नहीं होती कि उसके पास कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि अगर वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं, एक पुख्ता कार शायर, तो वो इसलिए मुख्तलिफ है कि उसके पास एक लतीफ़ और जामे मीडियम होता है, जहाँ एहसासात और जज्बात आकर इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर एक नए फ़न पारे की तश्कील करते हैं। इस ज़िम्न में या इस चीज़ को वाज़े करने के लिए टी एस एलियट ने कैटलिस्ट की मिसाल दी है। कैटलिस्ट या हेमलान एक केमिकल प्रोसेस से वाज़े करने की कोशिश की उसने, कि ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड का जब आपने केमिकल रिएक्शन करवाएं, तो इससे सल्फ्यूरस एसिड तश्कील पजीर होता है, या सल्फ्यूरस एसिड गैस जो है वो सामने आती है। लेकिन सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन
प्लाटीनम की मौजूदगी में होता है, और प्लाटीनम इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन को एंगेज करता है, और इससे जो नया मुरक्कब हासिल होता है उसके अंदर ख़ुद प्लाटीनम मौजूद नहीं होता, और इस सारे अमल के दौरान प्लाटीनम की प्लेट पर भी कोई असर नहीं होता। इस कैटलिस्ट को उसने एक तमसीलन बयान किया है, और प्लाटीनम की प्लेट को शायर के दिमाग के साथ जा मिलाया है कि जिस तरह प्लाटीनम की प्लेट पर कोई असर नहीं हुआ सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, और ना ही इससे हासिल होने वाले मुरक्कब के अंदर प्लाटीनम मौजूद है, तो शायर का दिमाग भी बिल्कुल इसी प्लाटीनम की प्लेट की तरह होता है कि जहाँ मुख्तलिफ एहसासात और जज्बात आकर इकट्ठे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होते हैं, और इससे जो नज़्म या फ़न पारा तश्कील पजीर होता है उसके अंदर जिस तरह प्लाटीनम मौजूद नहीं था, शायर की शख्सियत या उसका दिमाग भी मौजूद नहीं होता। वो महज इस केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए काम कर रहा होता है। सो शायर की शख्सियत उस नज़्म के अंदर या उसका दिमाग उस नज़्म के अंदर मौजूद नहीं होता। टी एस एलियट शायर की शख्सियत पर गुफ्तगू करते हुए भी कहता है कि वो शख्सियत शायर की जो दुख और कर्ब को महसूस कर रही है, और वो शख्सियत शायर की जो कोई फ़न पारा तख्लीक कर रही है, इसके दरमियान फ़र्क होता है। जो शख्सियत दुख और बर्दाश्त कर रही है उसको अगर हम मर्द मुब्तला कहें, और वो शख्सियत जो तख्लीक कर रही है कोई फ़न पारा उसको मर्द खल्लाक कहें, तो मर्द मुब्तला और मर्द खल्लाक के दरमियान फ़र्क होता है, और ये फ़र्क जितना ज़्यादा होगा शायर की शख्सियत उतनी ज़्यादा जामे होगी और वो बेहतर फ़न पारा तश्कील करने में कामयाब होगा। आगे चलकर टी एस एलियट ये कहता है कि शायर के जो ज़ाती तजर्बात और एहसासात हैं हो सकता है कि वो शायरी के लिए अहम ही ना हो, और वो तजर्बात और एहसासात और जज्बात जो शायरी के लिए अहम हैं वो शायर की शख्सियत के लिए गैर अहम हो, और जो शायर की शख्सियत के लिए अहम हो वो शायरी के लिए गैर अहम हो। सो शायरी के लिए उसकी एहसासात और जज्बात जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी ज़ाती शख्सियत से बालातर होना चाहिए। इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए उसने इस मज़मून में मुख्तलिफ़ मिसालें भी पेश की हैं। मसलन इन्फेर्नो के कैंटोस की मिसाल दी है, फिर इसी तरह पाइलो और फ्रांसिस्का की दास्तान की मिसाल दी है, होमर की ओडेसी की मिसाल दी है जहाँ एगमेमनॉन का कत्ल होता है, या फिर यूलिसस अपने वतन को वापस लौटने के लिए बहरी सफ़र करता है, उसकी मिसाल से इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए वाज़ेह किया है। टी एस एलियट ने शेक्सपियर के ओथेलो और कीट्स की नज़्म ओड की मिसाल भी दी है इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए। टी एस एलियट आगे चलकर विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की उस डेफिनेशन को भी गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है कि जिसमें वर्ड्सवर्थ ये कहता है कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वो कहता है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके पास जज्बात और एहसासात को आप शऊरी तौर पर इकट्ठा करें और फिर उनको किसी पुरसकून लम्हे में रिकलेक्ट भी कर लें। जो जज्बा या जो एहसास एक ख़ास लम्हे के तहत एक जगह इकट्ठा हुआ है उसको आप दोबारा नहीं कर सकते। ये अमल लाशऊरी तौर पर होता है, और कोई भी नज़्म या फ़नपारा जब तख्लीक पजीर होता है तो जज्बात और एहसासात का इर्तिकाज़ लाशऊरी तौर पर होता है, और ये लाशऊरी तौर पर जज्बात और एहसासात मिलकर एक नज़्म या फ़न पारे को तख्लीक करते हैं। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर लाशऊरी भी नहीं होता, इसमें शायर को कहीं न कहीं शऊर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। टी एस एलियट के नज़दीक अच्छा शायर वो होता है कि जहाँ उसे बेखबर रहना चाहिए यानी लाशऊर से काम लेना चाहिए वहाँ वो बेखबर रहता है, और जहाँ उसे बाखबर होना चाहिए वहाँ वो बाखबर होता है यानी शऊर से काम लेता है। और बुरा शायर वो होता है जहाँ उसे बेखबर रहना चाहिए वहाँ वो बाखबर होता है, और जहाँ उसे
बेखबर रहना चाहिए वहाँ वो बाखबर हो जाता है। सो यूँ टी एस एलियट के नज़दीक शायरी ज़ाती जज्बात के इजहार का नाम नहीं है, बल्कि ज़ाती जज्बात से फ़रार का नाम है, और ना ही शख्सियत के इजहार का नाम है, बल्कि शायरी शख्सियत से फ़रार का नाम है। इस तरह टी एस एलियट जो है वो शायरी के गैर शख्सी नज़रिए को इस मज़मून में वाज़े करता है कि जिस पर हम अगर देखें तो टी ई ह्यूम जो क्लासिकियत का नुमाइंदा है और एज़रा पाउंड जो अलामत पसंदी की तहरीक का नुमाइंदा है, उसके असरात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। इसी तरह मैथ्यू आर्नल्ड का जो डिसइंटरेस्टेडनेस का नज़रिया था, जो जिसमें उसने शायर के लिए बेतअस्सुब और गैर जानिबदार होने की बात कही थी, उसकी बाज़गश्त भी शायरी के गैर शख्सी नज़रिया जो अपनी रिफ़ाइंड शक्ल में टी एस एलियट के यहाँ नुमाया हुआ है, उसकी बाज़गश्त वाज़े तौर पर सुनाई दे रही है। सो शायरी, उम्मीद है कि शायरी का टी एस एलियट के नज़दीक जो गैर शख्सी नज़रिया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगली किसी वीडियो में हम टी एस एलियट के मारूज़ी तलाज़मा यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन पर गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।